नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यूडीसी प्लस 2026-27 में छात्रों का एनरोलमेंट और आधार वैलिडेशन। हम जानते हैं कि ये डेटा एंट्री प्रोसेस कभी कभी काफ़ी सिरदर्द बन जाता है, राइट? तो बस इस उलझन को सुलझाने के लिए हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। हम एकेडमिक टाइमलाइन देखेंगे, पोर्टल की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे, क्लास 1 में एंट्री के लिए एसडीएम्स प्रोसेस जानेंगे, जीपीईपी और एफपी फॉर्म्स की गुत्थी सुलझाएंगे, आधार वैलिडेशन के एरर्स फिक्स करेंगे और सपोर्ट एस्केलेशन पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एकेडमिक टाइमलाइन और तैयारियां। देखिए, किसी भी काम को समय पर पूरा करने के लिए उसकी डेडलाइंस पता होना एकदम मस्ट है ना? दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस ना पोर्टल खुलने से काफ़ी पहले ही शुरू हो जाता है। अप्रैल में ही स्कूलों में नए सेशन और एडमिशन की तैयारियां चालू हो जाती हैं। फिर सितंबर के आसपास पोर्टल की विंडो डेटा एंट्री के लिए ओपन होती है। अक्टूबर आते आते डेटा एंट्री का काम अपने पीक पर होता है, बिल्कुल फुल स्पीड में। और फिर नवंबर के आखिर तक हर हाल में डेटा सबमिशन की डेडलाइन पूरी करनी होती है। तो अगर हम टाइम पर चलते हैं तो लास्ट मिनट के उस पैनिक से बच सकते हैं। टाइमलाइन के बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पोर्टल की कुछ पूर्व आवश्यकताएं यानी प्री रिक्विजिट्स। किसी भी नए बच्चे का नाम सिस्टम में डालने से पहले हमें पोर्टल के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी शर्त पूरी करनी होती है। इसे ऐसे समझिए कि पोर्टल एक बहुत ही सख्त रूल फॉलो करता है। आप सीधे नए बच्चों का एडमिशन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने पुराने मौजूदा बच्चों के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल को पूरी तरह से लॉक या फाइनलाइज करना होगा। जब आपके पुराने बच्चे अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, तभी सिस्टम हरी झंडी दिखाएगा और प्रोफाइल मॉड्यूल को अनलॉक करेगा, जिससे आप नए एडमिशन्स कर पाएंगे। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। प्रोग्रेशन का काम खत्म? बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर मूव करते हैं, क्लास 1 के नए एडमिशन्स के लिए कोर एसडीएमएस प्रोसेस। अब सिस्टम में एंट्री कैसे करें? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने स्कूल के उस खास 11 डिजिट वाले यूटीआईसी कोड से लॉगिन करना है। इसके बाद स्टूडेंट मॉड्यूल में जाइए और वहां स्कूल प्रिविलेजेस वाले सेक्शन को चेक कीजिए। अगर आपने प्रोग्रेशन वाला काम पूरा कर लिया है तो आपको क्लास 1 के लिए ऐड स्टूडेंट का बटन एकदम एक्टिव और क्लिक करने के लिए तैयार दिखेगा। बस यहीं से नए बच्चों का सफर शुरू होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। 3 बेहद ज़रूरी फॉर्म्स, जीपी, ईपी और एफपी। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं, हमारा असली डेटा एंट्री का काम शुरू हो जाता है। किसी भी बच्चे की एक कंप्लीट प्रोफाइल बनाने के लिए जानकारी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है जीपी यानी जनरल पर्टिकुलर्स। इसमें बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार नंबर जैसी बेसिक बातें आती हैं। दूसरा है ईपी एनरोलमेंट पर्टिकुलर्स, जहां हम एडमिशन की तारीख, क्लास और पिछले स्कूल की डिटेल्स भरते हैं। और आखिरी है एफपी यानी फैमिली पर्टिकुलर्स। इसमें माता पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर और एजुकेशन शामिल होता है। इन तीनों को बिना किसी गलती के भरना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब एक बात जो हम सबको कभी कभी डरा देती है, आपने सारी डिटेल्स भर दी, फॉर्म सबमिट कर दिया, लेकिन बच्चे का नाम डैशबोर्ड पर नहीं दिख रहा। ऐसा होता है ना? पर यहाँ बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। सिस्टम को ये सारा डेटा सिंक करने में आमतौर पर 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, नाम अपने आप अपडेट हो जाएगा। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा तनाव देता है, सेक्शन 5, आधार वैलिडेशन की समस्याओं को सुलझाना। ये सवाल तो हर डेटा एंट्री ऑपरेटर के दिमाग में घूमता है। आखिर ये आधार वैलिडेशन बार बार फेल क्यों हो जाता है? और दिक्कत ये है कि अगर ये फेल हुआ तो बच्चे की एपार आईडी जनरेट नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम इसके पीछे का कारण समझ लें तो इसे चुटकियों में फिक्स किया जा सकता है। सच बताऊं तो हमारा ये सिस्टम ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। अगर पोर्टल में दर्ज की गई जानकारी और बच्चे के असली आधार कार्ड में रत्ती भर भी फर्क हो, चाहे वो स्पेलिंग में कोई बदलाव हो, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो या फिर कीबोर्ड से गलती से टाइप हुआ एक छोटा सा न दिखने वाला एक्स्ट्रा स्पेस ही क्यों ना हो, सिस्टम तुरंत वैलिडेशन रिजेक्टेड का एरर दिखा देगा। एकदम जीरो टॉलरेंस। तो भाई इसका इलाज क्या है? बहुत ही सीधा सा उपाय है। आपको वापस उस बच्चे के जीपी फॉर्म में जाना है। वहां चेंज आधार डिटेल्स इन एसडीएमएस वाले ऑप्शन पर टिक कीजिए।
अब बिल्कुल बारीकी से आधार कार्ड को देखिए और एग्जैक्ट स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए, बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के। डेटा सेव कीजिए और फिर से वैलिडेट पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि डेटा एकदम सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, सेक्शन 6, जहां हम कुछ खास अपवादों और सपोर्ट एस्केलेशन की बात करेंगे। अभी तक हमने क्लास 1 की बात की, जिसे पोर्टल सीधे ऐड करने देता है, लेकिन बड़ी क्लासेस का क्या? मान लीजिए क्लास 2 से लेकर 12 तक में कोई ऐसा नया बच्चा आता है जिसका डेटा पिछले साल पोर्टल पर था ही नहीं। ऐसे में स्कूल इसे सीधे खुद से ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये ऑफलाइन फॉर्म S02 भरना होगा और उसे अपने लोकल क्लस्टर या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी BRC में जमा करना होगा। वही लोग इसे सिस्टम में जोड़ेंगे। और हाँ, अगर आप कभी किसी तकनीकी समस्या में फंस जाएं, जैसे अकाउंट लॉक हो जाए या कोई और लगातार एरर आए, तो सीधे राज्य या केंद्र स्तर पर मत जाइए। हमेशा अपना पहला कांटेक्ट अपने ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC को बनाइए। वो आपकी ज़्यादातर लॉगिन और बेसिक एंट्री की परेशानियां तुरंत सुलझा देते हैं। अगर वहां बात नहीं बनती, तब जिला शिक्षा कार्यालय DEO के पास जाएं। स्टेट लेवल या सेंट्रल हेल्प डेस्क को तभी अप्रोच करें जब पोर्टल में कोई बहुत बड़ा बग हो। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो बनता है, इन फॉर्म्स की जानकारी, आधार वैलिडेशन की ट्रिक्स और सपोर्ट सिस्टम के इस सही ढांचे को जानने के बाद क्या इस साल आपका स्कूल 100% डेटा वैलिडेशन का टारगेट सबसे जल्दी पूरा कर पाएगा? मुझे तो पूरा यकीन है कि बिल्कुल करेगा। मॉड्यूल की प्री रेक्विजिट्स से लेकर S02 फॉर्म के सही इस्तेमाल तक, अब UTIS प्लस 2026-27 के एनरोलमेंट का पूरा रास्ता एकदम साफ है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।